मैं डीएमके स्टालिन के लिए वोट करता हूँ। मेरा वोट उदय सूर्य को ही है। जब से मुझे वोट डालने का अधिकार मिला तब से मैं रजनी के लिए ही हूँ। टीवीके डीएम को विजय, हम विजय को वोट देने जा रहे हैं। इस बार पक्का बदल कर ही वोट डालूंगा। हमें एक बदलाव चाहिए ना, ये पागलपन वाला प्यार है। एक टीवी के है, एक डीएम के है। विजय को वोट डालूंगी। नमस्ते और काउंटडाउन तमिलनाडु में आपका स्वागत है। हम राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर रहे हैं और कई लोगों से बात की है और ये एक बहुत ही जटिल इलेक्शन है। क्या सत्ता विरोधी लहर है या नहीं? क्या एक नए कैंडिडेट में असली स्टार पावर है जो वोटों में बदलेगा या नहीं? क्या महिलाएं सुरक्षा के मुद्दों को लेकर परेशान हैं या वे उन्हें मिलने वाली खैरात से खुश हैं? क्या जाति है? तमिलनाडु में जाति मायने रखती है या नहीं? कई जटिल मुद्दे हैं और हम उन्हें गहराई से देखेंगे और ये शानदार दिमाग आपको इसका जवाब देंगे कि कौन जीत रहा है। लेकिन पहले आइए देखें कि क्या तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर है। तो अगर आप पिछले 40 से ज़्यादा सालों में तमिलनाडु के चुनावों को देखें तो भारी सत्ता विरोधी लहर रही है। एक बार जयललिता थीं, अगली इलेक्शन उन्हें बाहर कर दिया गया। करुणानिधि आए, फिर उन्हें बाहर कर दिया गया, फिर जयललिता वापस आ गई। ये बस चलता ही रहा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर। पिछली से पिछली इलेक्शन को छोड़कर जिसमें जयललिता ने लगातार 2 बार जीत हासिल की और वह रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब स्टालिन सत्ता में है, क्या वह भी ऐसा ही करेंगे? क्या वह अगली इलेक्शन विन करेंगे या सत्ता विरोधी लहर काम करेगी? असल में अगर आप विभिन्न प्रकार की सत्ता विरोधी लहरों को देखें तो सरकारों के लिए वास्तव में सत्ता विरोधी लहर होती है। सरकारों की ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर। वापस चुने जाने की 27% संभावना है। दूसरे शब्दों में बाहर कर दिए जाने की 73% संभावना। विधायकों, मौजूदा विधायकों के साथ यह एक मामूली सत्ता विरोधी लहर है। 41% विधायक विधानसभा में वापस आते हैं। इसका मतलब है कि 59% वापस नहीं आते रिटर्न। यह भी सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं जितनी सरकारों को बाहर कर दिया जाना। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि सत्ता विरोधी लहर तब मजबूत थी जब 2 पार्टियां थीं, डीएमके और एआईडीएमके। अब एक बड़ी तीसरी शक्ति उभर रही है, विजय। स्टार सुपरस्टार। उनकी बड़ी रैलियां होती हैं और बहुत ज़्यादा भावना और उत्साह होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह वोटों में बदलेगा और क्या ये सत्ता विरोधी वोट को बांट देगा जो पहले पूरा का पूरा एआईडीएमके को जाता? तो क्या विजय एआईडीएमके के वोट में सेंध लगाएंगे? हमने गांवों और कस्बों में बहुत से मतदाताओं से पूछा आज मूड क्या है, और बदलाव के लिए एक मूड का संकेत था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा या उसका बड़ा हिस्सा एआईडीएमके को नहीं जा रहा था, वह विजय को जा रहा था। तो यही मुख्य बात है। भले ही बदलाव और सत्ता विरोधी लहर के लिए एक मूड हो, वह सत्ता विरोधी लहर बीच में से बट सकती है। यह एक प्रमुख कारक है जो डीएमके की मदद कर सकता है। हम तिरुप्पुरूर नामक एक बेलवेदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। बेलवेदर का मतलब है कि जिसने भी तिरुप्पुरूर में सीट जीती उसने समग्र राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा इलेक्शन भी जीता। पिछले 11 चुनावों में से 9 में वही विजेता। इसीलिए इसे बेलवेदर कहा जाता है। सुनिए कि उन्हें क्या कहना था। मुझे विजय पसंद है, एमकेआर, उसके बाद ही जयललिता। हम उन सबको एमजीआर की वजह से वोट डालेंगे, बस उस चिन्ह की वजह से। ADMK। विजय को वोट दोगे क्या? स्टालिन को वोट दोगे क्या? हाँ, विजय को ही दूंगी। विजय को ही पूरा। विजय देखो, विजय ही। पूरा परिवार विजय ही है जी। डीएमके तो डैडी मम्मी वे सब हैं। सारे यंग बॉयज डीएमके वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ विजय। तमिलनाडु टीवीके सीवीए दोनों ही डीएमके एडीएमके सब नो। डीएमके एडीएमके को वोट डालकर हमें कोई फायदा नहीं है। हम तो बस संघर्ष ही कर रहे हैं। हम ऑटो चलाते हैं, हमारे लिए गैस का रेट ज्यादा है। बस को मुफ्त बस कर दिया है, हमसे कुछ भी सच से संभाला नहीं जा रहा है। इसीलिए ये कहकर कि नई सरकार आनी चाहिए हम वोट डाल रहे हैं। नई सरकार इलेक्शन से आकर हम सबको आकर थोड़ा देखे। अगर ये सरकार ठीक नहीं है तो अगली सरकार में हम आदमी बदल देंगे। 5 साल से तिमुक ने तमिलनाडु को बर्बाद करके रखा है।
एक औरत भी चैन से नहीं जी पा रही है। कोई और सरकार आ जाए तो भी कोई बात नहीं। अन्ना तिमुक विजयकांत दोनों में से कोई भी आए तो कोई बात नहीं। पैसे देकर सरकार वापस खरीद भी सकते हैं। जो जितना अमाउंट देता है उस तरफ से खरीद लेते हैं ना। तड़प ही तो रहे हैं, देखो देखो। पैसुमा ने आकर इलेक्शन में ये किया है, नए में आकर लोगों के लिए अच्छा करूंगा बोलकर वह ये कर रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से कुछ सत्ता विरोधी लहर है जो वास्तव में ज्यादातर चुनावों में सामान्य है। लेकिन अंतिम परिणाम में ये कैसे काम करेगा, आपको क्या लगता है? बहुत स्पष्ट रूप से इस विशेष इलेक्शन में विजय ही एक्स फैक्टर हैं। वह किसके वोट काटेंगे ये बड़ा सवाल है, चाहे वह एडीएम के गठबंधन हो या डीएम के गठबंधन, यही बड़ी बात है। और क्या हम जो ज़मीन पर देख रहे हैं यह विशाल प्रशंसक वर्ग, क्या यह उस विशेष दिन वोटों में तब्दील हो पाएगा, यही बड़ा सवाल होने वाला है जो डिटरमिन करेगा कि यह इलेक्शन किस ओर जाता है। ठीक है दोराब, आपके सभी अध्ययनों में सत्ता विरोधी लहर चुनावों में एक सामान्य कारक है। शायद यहाँ ये सामान्य से थोड़ा अधिक है, लेकिन ये पूरे भारत में है। आप जानते हैं ये पहली बार है कि कोई पार्टी लोकसभा 19, विधानसभा 21, लोकसभा 24 हारा है और ओपीए ईपीएस ने अपने कई बचे हुए लोगों को खो दिया है, तो किसी को नहीं पता। जैसा कि आप जानते हैं मैं मैदान में नहीं रहा हूं, मैं बाद में आया हूं, लेकिन मुझे सत्ताधारी सत्ता विरोधी लहर की हद का पता नहीं है। और विजय के मामले में भी, जैसा कि आप उस दिन किसी और से बात कर रहे थे, उसने कहा आपको लोगों को बूथों तक लाना होगा। कितने पंजीकृत हैं, क्या वे जानते हैं कि उनके बूथ कहाँ हैं? तो आपको एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत है। सही, लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए आइडेंटिफाई वे कहाँ हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर यहीं पर कैडर आधारित पार्टियों को फायदा होता है। हाँ, ये सही है। जो युवा लोग अभी अभी पंजीकृत हुए हैं उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि बूथ कहाँ है या वे पंजीकृत हैं भी या नहीं। सही। शिखा, आपको क्या महसूस हुआ? आपने सैकड़ों लोगों से बात की, इस इलेक्शन का कुल मिलाकर मूड आपको क्या लगता है? तो हाँ, मुझे लगता है कि मूड बदलाव के लिए है। सत्ता विरोधी लहर है और जब भी वे बदलाव की बात करते हैं तो वे वास्तव में AIADMK की बात नहीं करते, बल्कि वे विजय की बात करते हैं। अब AIADMK से भी ज़्यादा DMK नेता इस बात पर जोर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वोट मिलेंगे, आप जानते हैं, क्योंकि ये प्रशंसक हैं और यह वोटों में तब्दील नहीं होता है। और जबकि कुछ लोगों, कुछ युवाओं ने कहा, आप जानते हैं हम उनके लिए वोट करने वाले हैं और हम अपने माता पिता और अपने परिवार के बड़ों को भी उनके लिए वोट करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। वोट करने के लिए भी? हाँ, हम भी एक गांव में एक युवा लड़की और उसकी माँ से मिले, जहां वह युवा लड़की, वह एक IT पेशेवर है और वह कहती है मैं विजय के लिए वोट करने जा रही हूँ, मुझे बदलाव चाहिए। और माँ ने तुरंत इस ओर ध्यान दिलाया कि तुम DMK द्वारा तुम्हें दी गई छात्रवृत्ति के कारण एक IT पेशेवर बनी हो। सही। तो उसने कहा कि वह DMK के लिए वोट करने जा रही है। मुझे वह वाक्यांश बहुत पसंद है जो उन लोगों ने कहा, मम्मी और डैडी DMK के लिए वोट करते हैं लेकिन हम विजय के लिए वोट करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह सत्ता विरोधी लहर कितनी बनटेगी, यह विपक्षी एकता का सूचकांक है। अगर आधी सत्ता विरोधी लहर विजय को मिलती है और बाकी आधी AIADMK को मिलती है तो इससे DMK को बहुत मदद मिलती है। अगर एक ऊपर जाता है और दूसरा नीचे जाता है तो ये DMK के खिलाफ जाता है। तो ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन है कि विजय उसे कैसे बांटने जा रहे हैं। आप अपने विजय पर 100% भरोसा कर सकते हैं। ये पागलपन वाला प्यार है, लेकिन अब ये एक फैंडम में बदल गया है। फैंडम वोटों से वह CM बनने जा रहे हैं। टीवी के पहले जयललिता जी आई, वह लोगों के लिए थी। विजयकांत जी भी थे, वह भी लोगों के लिए आए थे। अब क्योंकि वे नहीं हैं, इसीलिए विजय अन्ना आए हैं, ऐसा हम सोचते हैं। उन्होंने भी करने का सोचा है, उन्हीं को वोट देना है। अगर हम एक मौका देते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, तो हम उन्हें ऐसा करने का एक मौका दे सकते हैं। अगर वो आए तो अच्छा है। हमारे घर में 20 वोट हैं उनके लिए ही,
लेकिन मेन अगर टीवी क्या टीवी के हाँ DMK. Now on to VJ with a fan and a VJ Rampupikam. लेकिन उनका राजनीति में आना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक अभिनेता का जो पद है वो उसमें रहकर आएंगे, ऐसा मेरा एक थॉट है, वह अलग है। अगर एक व्यक्ति जिसका नाम नमापूची पंड्रोना है या नमापूना नमासपोटा निकानो, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, विजय को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक बदलाव चाहिए। तलाइवर विजय को टीवी के। हमारे भैया के लिए मैं डालूंगी, वो आएंगे सीएम बनेंगे, वो हम सब के लिए अच्छा करेंगे, मैं डालूंगी। वो 3 साल का राज आना चाहिए। पहला वोट तलाइवर के लिए ही है। तलाइवर के लिए ही है। अच्छा बेहतर महसूस कर रही हूँ विजय, ये अच्छा होगा ऐसा महसूस कर रही हूँ। जैसे बच्चों के लिए हम करते हैं वैसे ही सोच समझ कर करेंगे, वो हमारे स्टाइल का है विजय। मैंने अब तक सभी पार्टियों को वोट दिया है, इस बार पक्का एक बदलाव के लिए ही वोट दूंगी, पक्का। ये करेंगे, हमें विश्वास है। हमारा मन कहता है कि उन पर विश्वास करें, वही भरोसा है और कोई रास्ता नहीं है। तलपति को आना चाहिए, वही हमारी इच्छा है। हाँ, वो क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। लोगों को वही बहुत पसंद है विजय। हाँ, युवाओं को बहुत पसंद है, सबको। मुझे पक्का यकीन है कि वह अच्छा करेंगे, इसीलिए मैं आई हूँ। वह वोट में आएंगे, वह मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि DMK हमेशा से रही है। ये DMK वे भी रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नेता नहीं है। विजय का पार्टी नया है, वह एक नेता हैं, लेकिन उनके पास बैकअप नहीं है। तो मेरा मतलब है ये दोनों पार्टियां हमेशा से रही हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन विजय के पार्टी वह उनके पास एक नेता है, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आखिर में यह लोगों पर निर्भर है। आप जानते हैं हर 2-3 दशकों में तमिलनाडु के क्षितिज पर एक सितारा आता है। इस बार ये विजय है। अब आपको क्या लगता है कि चुनावी क्षितिज पर, आप पर और MDMK पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते मिस्टर विजय की मिस्टर MGR से। नहीं, MGR एक अलग ही क्लास है। हाँ, वे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। श्रीमान विजयकांत हाँ, और श्रीमान कमल हासन। बड़ी रैलियां, उन्होंने उनकी बड़ी रैलियां देखी हैं। मुझे पता है, लेकिन वे एक बड़े स्टार हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि विजय एक बड़े स्टार हैं और लोग निश्चित रूप से उन्हें जाकर देखना चाहेंगे। अगर BTS भारत आते हैं तो मुझे यकीन है कि भीड़ वाकई, आप जानते हैं, बेकाबू हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह वोटों में बदलेगी? मुझे यकीन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा या ADMK को ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमें चुनावों का इंतजार करना होगा और वोटों की गिनती करनी होगी और उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे। लेकिन मुझे सच में उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखते, आप जानते हैं, क्योंकि मैं पूरे तमिलनाडु में घूम रही हूँ और मुझे राज्य में कहीं भी आप जानते हैं TVK के सदस्य नहीं दिखते कहीं भी, आप जानते हैं, मैदान में जमीन पर काम करते हुए या आप जानते हैं लोगों से मीटिंग करते हुए या इस मामले में और कुछ भी। मेरे सभी भाषणों में किसी विजय का कोई उल्लेख नहीं है। ओह, तो आप नहीं करते? नहीं, एक बार भी नहीं। तो वैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं और तो वहीं बात खत्म हो जाएगी। नहीं, मतलब सारा मुद्दा यही है। तो DMK बस पूरी तरह से DMK ही है। सही है। विजय एक राजनीतिक नौसिखिया हैं, लेकिन उनके पास बहुत समर्थन है, उनकी फैन फॉलोइंग है। हम इधर उधर जाते हैं और उनके पास, हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग है। पहली बार वोट देने वालों का झुकाव उनकी तरफ है और पहली बार वोट करने वाले मतदाता, मेरा मतलब है वे एक हिस्सा हैं। मैं इसे एक बड़ा हिस्सा कॉल नहीं करता, वे एक हिस्सा हैं। और ये ऐसा है, वे सभी जब हमने अपना विश्लेषणात्मक काम किया, उन्होंने कहा कि पहली बार वोट करने वाले लगभग 40-42% मतदाता वे शायद उसके लिए वोट करेंगे। तो लेकिन मैं ये खुलासा नहीं करना चाहता कि ADMK को कितना मिल रहा है या DMK को कितना मिल रहा है। मैं नहीं चाहता हाँ उस जानकारी का खुलासा करना, लेकिन साथ ही विजय को परखा नहीं गया है। वह राजनीति में एक नौसिखिया है। लोग नहीं जानते कि वह क्या करने वाला है। उसने आज तक जमीन पे पैर नहीं रखा है। वो सिर्फ बाहर बसों पर प्रचार कर रहा है और वो सब जब से उन्होंने अपना पार्टी लॉन्च किया है तब से उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा है, सड़क पर पैर नहीं रखा है। ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग कहते हैं उन्हें सिर्फ विजय चाहिए,
मैं यही तो सारी बात है। मुझे पता है तमिलनाडु की फिल्मी राजनीति को देखने के लिए एक फैन फॉलोइंग है। सही है। वे एक दूसरे से मिले हुए हैं। साथ ही विजय डीएम के समर्थक सारे वोट ले जाएंगे। वो हमारे लिए कोई प्रतियोगी है ही नहीं। उनका पार्टी एक पार्टी है जो अभी नया नया उभरा है और उनके पास कोई तय सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, या उन्होंने कभी अपना दृष्टिकोण नहीं बताया है कि वह तमिलनाडु को किस तरह से आगे ले जाएंगे। एक कारक को लेकर आकर्षण होगा और लोग एक अभिनेता की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन वह आकर्षण चुनाव लड़ने के लिए काफी नहीं है। परिवार की लहर, पारिवारिक लहर का मतलब है हर घर की माँ और अपनी बेटी और बेटा और पिता हर कोई बदलाव के लिए आ रहा है। वे असल में बदलाव चाहते हैं। हमने लोगों को इकट्ठा करने के लिए 1 रुपया पैसा भी कभी खर्च नहीं किया। डीएमके और एडीएमके पैसा खर्च कर रही है हर व्यक्ति को 3 और 300 रुपए, करोड़ों और करोड़ों रुपए। 1970 के दशक के बाद और 50 साल बाद लोग बदलाव चाहते हैं। तमिलनाडु के लोग 82% बदलाव चाहते हैं। के बाद श्रीमान करुणानिधि और अम्मा जयललिता, हम लोग एक मजबूत नेता और करिश्माई नेता चाहते थे। इसीलिए तमिलनाडु हमेशा सिनेमा विज्ञान के नेताओं पर आधारित रहा है। असल में लोग पहले से ही हमारे नेता से प्यार और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम मेजॉरिटी के साथ विन करने जा रहे हैं। हम आम आदमी की सरकार बनाएंगे। राजशाही और मोनार्की, तमिल में हम मोनार्की कहते हैं, खत्म हो गई है। तमिलनाडु में अब से कोई राजा और किंग मेकर नहीं होगा। हमने तमिलनाडु और आंध्र में बहुत सारे सितारे देखे हैं। उनमें से कुछ कामयाब हुए, बेशक उनमें से कुछ सुपर मुख्यमंत्री बने, लेकिन दूसरे बहुत से असफल रहे। भले ही उनके पास चुनाव लड़ने वाले सभी सितारों सुपरस्टार्स की लंबी सूची थी, उनमें से बहुत से असफल रहे। उमा, क्या है जो कुछ को सफल बनाता है? मतलब उनकी लोकप्रियता वोटों में बदल जाती है। और क्या है जो कुछ को असफल बनाता है? तो हमने एक NT रामाराव का उदाहरण देखा है जो सफल हुए। बेशक MG राव, MG रामचंद्रन पहला उदाहरण है। जब आप बात करते हैं तमिलनाडु और आपके पास जयललिता हैं जो इतनी बड़ी फिल्म स्टार होने के बाद फिर से सफल हुई। एक तो यहाँ टिके रहने, बने रहने की क्षमता है और एक ऐसी संरचना का होना जो आपकी मदद करे। उन दोनों की बड़े स्टार बनने से पहले ही राजनीतिक शुरुआत हुई थी, चाहे वो जयललिता हो या MG रामचंद्रन। NT रामाराव के मामले में उन्होंने उस सफलता को पाने और वह बदलाव करने के लिए तेलुगु आत्मगौरवम या तेलुगु के गौरव का इस्तेमाल किया। और उस समय आंध्र प्रदेश में स्थिति काफ़ी अजीब थी कि आत्मगौरवम है वही मंच है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस बार विजय के मामले में भले ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ बूथ स्तर का प्रबंधन कमज़ोर हो सकता है और कि केवल नौजवान ही वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में जो बड़ी बात है वह यह है कि वे उत्साही हैं। वे इस बार बड़ी संख्या में वोट करने जा रहे हैं। अगर युवा मतदान को लेकर कभी उत्साहित नहीं थे तो इस बार वे बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और वह उन सभी को बाहर आकर वोट करने के लिए कह रहे हैं। और वे माता पिता के लिए यह कहने वाले प्रभावशाली व्यक्ति बन रहे हैं कि मैं प्रभावित करने जा रहा हूं, मेरे माता पिता मेरे लिए वोट करें। अब दूसरे जो भी लोग सफल हुए, और मैं वास्तव में NT रामाराव के बारे में बात कर रहा हूं, वह एक सुई जेनरस है, अपने तरह की एक मनोरंजन उद्योग में हर व्यक्ति अन्ना से शुरू करते हुए, अन्ना को पेरियार ने मेंटोर किया था, उन्होंने उनके साथ काम किया। फिर करुणानिधि आए, उन्हें अन्ना ने मेंटोर किया था। फिर MGR आई, उन्होंने करुणानिधि के साथ काम किया। फिर जयललिता आई जिन्होंने MG राव के साथ काम किया। मेरे अनुभव में कोई भी व्यक्ति NTR को छोड़कर कहीं से भी नहीं आया है। यहां तक कि पवन कल्याण भी पहली बार जब वे खड़े हुए तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। पवन कल्याण, हाँ। और अब वह सर चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं, तो कोई स्टार नहीं है सिवाय, आप जानते हैं वो थे NTR को, वह चैतन्य रथम थे, भगवान कृष्ण के रूप में अभिनय कर रहे थे। तो उनके पक्ष में बहुत कुछ था और आपको और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि पोल के साथ जो हुआ था सही, तो हमें वह याद है। अब वह एक देर से आया झुकाव था। आप ये मुद्दे क्यों उठाते हैं? वो असल में एक देर से आया झुकाव था, लेकिन सवाल ये है कि मेरी जानकारी में दक्षिण में कोई दूसरा राजनेता पहली ही बार में सफल नहीं हुआ है, उनका मार्गदर्शन करना पड़ा है। ठीक है, तो मैं बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इन टिप्पणियों को नहीं बदलेगा। वे नहीं है, लेकिन वे बहुत दिलचस्प हैं।
तो देखते हैं। हम यहाँ विजयकांत का जिक्र करना नहीं भूल सकते, जो एक बहुत बड़े स्टार भी थे और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और उनकी मृत्यु के बाद भी लोग, आप जानते हैं, ये हमने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिन्होंने वास्तव में कहा कि उनका परिवार उस तरह की वफादारी के कारण उसी पार्टी के लिए वोट करना जारी रखता है, लेकिन वे भी अपने दम पर सफल नहीं हो सके। उन्होंने अकेले खड़े होकर तमिलनाडु में तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश की, जो ठीक वही है जो विजय कर रहे हैं। विजयकांत चिरंजीवी, हमने चिरंजीवी को भारी भीड़ के साथ शाम बिताते देखा है, लेकिन फिर वे बस सफल नहीं हुए। कमल हासन भी। कमल हासन थोड़े अलग हैं। लोग कहते हैं कि वे कुछ ज्यादा ही बौद्धिक हैं। रजनीकांत ने एक पार्टी बनाई और 2020 में उसे बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक बहुत बहुत बड़े स्टार हैं। आप जानते हैं, उन सभी के बहुत बड़े दर्शक थे और अब वे लोगों की यात्रा करने की क्षमता के कारण और भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अतीत के विपरीत, चाहे वह एमजीआर हो या अन्य, आप जानते हैं तमिलनाडु में उन्होंने एक ऐसी विचारधारा का समर्थन किया जो जाति विरोधी थी, आप जानते हैं सामाजिक न्याय की बात करती थी। ध्यान आम आदमी के संघर्षों पर केंद्रित था। मध्यम वर्ग और शिक्षा के उदय के साथ कोई आता है, आप लोगों की अपने नायकों के बारे में आकांक्षाएं थी, मुझे लगता है कि बदल गई। तो अब विजय जैसा कोई सामने आता है जिसने खुद को व्यवस्था से लोहा लेने वाले, भ्रष्टाचार से लोहा लेने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, और मुझे लगता है कि लोग इसी जीवन से भी बड़ी शख्सियत की ओर आकर्षित होते हैं जो सामने आई है। और इस मायने में वह अतीत में राजनेता बने या राजनीति में सफल हुए नायकों से अलग हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी फिल्मों में खुद को प्रस्तुत किया है वो अलग हैं। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो विजय का इस इलेक्शन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव है। सिर्फ भीड़ ही नहीं, या किसी से भी बात करें, खासकर नौजवानों से, और आपको बस विजय 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 सुनाई देता है। इस टी। दूसरा, अगर वह AIADM के वोट में सेंध लगाते हैं तो वह DMK के लिए अब तक की सबसे अच्छी बात हो सकते हैं। और दूसरे पहलू भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। अगर वह लगभग उतनी ही मात्रा में वोट पाकर AIADM के वोट में सेंध लगाते हैं तो उससे DMK को बहुत मदद मिलेगी। एक और प्रमुख मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वह है महिलाओं की सुरक्षा। आम प्रतिक्रिया यह है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मुझे अपनी बहन की चिंता है। शराब है, नशीली दवाएं हैं, और इसी वजह से लोग महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये पूरे राज्य में है, और ख़ास तौर पर महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता अधिक हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। केरल में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता 2.7% अधिक हैं, और यह तमिलनाडु में 2.2 है। सूची में सबसे नीचे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम है। महाराष्ट्र में 4% कम महिलाएं और उत्तर प्रदेश में 6.7% कम महिलाएं हैं। लेकिन अब तक महिलाओं ने कैसे मतदान किया है? क्या इसने इलेक्शन को प्रभावित किया है? खैर, वास्तव में नहीं। पुरुष महिलाएं दोनों पार्टियों के लिए समान वोटों का समर्थन करते हैं, और आप पुरुषों के लिए आंकड़े देख सकते हैं। DMK 46%, AIADMK 41%, महिलाएं 47%, AIADMK 41%। तो आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के एक इलेक्शन मुद्दा बनने की यह वास्तविक चर्चा और डर है। और दूसरी ओर, यदि आप केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखें तो तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा भारत में सबसे अच्छी है। तमिलनाडु में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 23.2% अपराध है, और आप दिल्ली को लें तो वहाँ प्रति 1 लाख महिलाओं पर 124 अपराध हैं। तो महिलाएं वास्तव में भारत में सबसे सुरक्षित लोगों में से हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो AIADM के एक ऐसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने में कामयाब रही है जो असल में तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये वास्तव में उनके कैंपेन का केंद्र बिंदु है। वे इसे लक्षित कर रहे हैं। DMK सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में बता रहे हैं, और इसलिए उसी की अपील कर रहे हैं। हो सकता है कि तथ्य अलग हों, लेकिन वे यह कहानी गढ़ने में कामयाब रहे हैं। और जब आप गांवों में जाते हैं तो महिलाएं इस बारे में वाकई बात करती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं काम करने के लिए बाहर जाती हैं, चाहे वह कारखानों में हो या आप जानते हैं, उद्योगों और उन सब में
और इसलिए उनका मोबाइल होना और सुरक्षा के बारे में बात करना एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में उनमें से कुछ बसों के उपलब्ध होने, मुफ्त बस सेवा के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह एक अच्छी बात है जिसे वे शुरू करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे हमें सुरक्षित क्यों नहीं करते? हमारे लिए जो बसें मुफ्त हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। डीएमके में बलात्कार, हत्या सब हुआ है, उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे उन छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसलिए हम उस डीएमके से नफरत करते हैं। डीएमके नाम की एक पार्टी की वजह से ही ये हो रहा है। उनका शासन सही नहीं है, लेकिन अगर एडप्पाडी अय्यर आएंगे तो ये सब थोड़ा नियंत्रण में आ जाएगा। बच्चों के लिए बाहर घूमना थोड़ा मुश्किल हो गया है, डर लगता है। तब तो छोटे बच्चे आज़ादी से खेलते थे, अब तो बाहर घूमना भी मुश्किल हो गया है। यौन उत्पीड़न के डर से ही कई लड़कियां काम पर आने से डरती हैं। महिलाओं के लिए अब आप देखें तो अधिकतम सुरक्षा के बिना सड़क पर जाते समय, अब सड़क पर टहलने भी जाते हैं तो चेन छीनने जैसी स्थिति में हम बाहर जाने से भी डरते हैं। हम ऐसी ही स्थिति में हैं। अब देश की जो स्थिति है वह तो सभी को पता है। महिलाओं के लिए उचित सुरक्षा नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, सही भोजन नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कम है, बिल्कुल भी नहीं है जी। बच्चों को अकेले भेजने में बहुत वैसा लगता है। नशीले पदार्थ बढ़ गए हैं, आदत रिवाज, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं बच्चों के लिए मुख्य रूप से सुरक्षा की उम्मीद करता हूँ। किसी भी घर में जिनके घर में महिलाएं, बच्चे, नवजात शिशु हैं, वे सभी बदल रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि उस स्तर की सुरक्षा नहीं है। मैं उसे ही मुख्य रूप से देख रहा हूँ। 2.5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की दादी तक हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। बच्चों की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा। पहला है डीएमके का 5 साल का शासन। मुख्य कारक है महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित कानून और व्यवस्था। सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बल्कि बच्चों की भी सुरक्षा। पिछले 5 सालों में तमिलनाडु में 8,700 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 2,100 हत्याएं महिलाओं की थीं। महिलाओं की हत्या की गई, जिनमें से 361 बच्चे थे, जिनमें से 38 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तमिलनाडु में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर दिन 35 बच्चों का शोषण होता है, लेकिन यह केवल 10% है। 90% वे बाहर नहीं आते हैं, हम नहीं जानते। हर दिन 25 महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 62 में से 62,000 बच्चों के मामले दर्ज किए गए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पिछले 5 सालों में 62,000 बच्चों का शोषण किया है, जिनमें से 27,000 मामले पोक्सो के हैं। ये क्यों है? क्योंकि एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ ड्रग्स, नशीले पदार्थों का सेवन है, और यहां शराब का बोलबाला है। जब डीएमके ने सत्ता संभाली तो टैजमैक का रेवेन्यू 35,000 करोड़ था। आज 5 सालों में यह 56,000 करोड़ है। उनकी 4,800 टैजमैक की दुकानें हैं। उनके पास 1,500 क्लब हैं जो ये शराब बेचते हैं और ये सब चीज़ें। उनके पास 25,000 संडाकाडा हैं। संडाकाडा का मतलब है 2 टैजमैक की दुकानों के बीच की दुकानें जो 40-24 घंटे शराब बेचती हैं। वही शराब जो आपको टैजमैक में मिलती है यहाँ बेची जाती है। और फिर आप नाम लीजिए, आपको तमिलनाडु में यह नशीली दवाएं मिल जाती हैं, चाहे वह हो गांजा, यहाँ बहुत आम है, चाहे वह कोकीन हो, हेरोइन हो, फेंटानिल हो, एम्फेटामिन हो, LSD हो, मेथिलेम्फेटामिन हो। जो आपको अमेरिका में मिलता है वह आपको यहाँ मिलता है। और जब आपको ये यहाँ मिलता है, अब मैं शहरों में ऐसा नहीं देखता, हर गांव में ये आपको यहाँ मिलता है। और मुख्यमंत्री पुलिस के लिए जिम्मेदार हैं, यह उनके नियंत्रण में आता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन कैसे शिखा वे उस वास्तविकता के खिलाफ जाने में कामयाब रहे जो देश का सबसे सुरक्षित राज्य है, और अचानक महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। मुझे लगता है कि वहाँ यह नैरेटिव एक तरह से IADMK और विपक्ष द्वारा फैलाया गया है, लेकिन सफलतापूर्वक। और क्या डीएमके इसका मुकाबला कर रही है? हाँ, डीएमके उदाहरण के लिए कहता है कि यह तथ्य कि 41% महिलाएं कारखानों में जाकर काम करती हैं तमिलनाडु में, जो भारत के सभी कारखाना श्रमिकों में से उनमें से 41% तमिलनाडु में हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं बाहर निकलती हैं। अब अगर वे असुरक्षित महसूस करती तो क्या वे बाहर जाकर इन कारखानों में काम कर रही होती?
और इन जगहों पर वे नहीं करेंगे। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आप जानते हैं उन्होंने इसे शराब और नशीली दवाओं से जोड़ा है। हर जगह आप देखिए, आप महिलाओं को कहते हुए सुनेंगे, ओह आप जानते हैं क्योंकि गांवों में शराब की खपत और नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, हम असुरक्षित महसूस करती हैं। मेरा मतलब है ये मुद्दे चुनावों में ज़रूर उठते हैं, लेकिन जब आंकड़े, जब तथ्य वास्तव में पूरी तरह से विपरीत होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह वास्तव में मतों के झुकाव में नहीं बदलता। बेशक मुझे लगता है कि यह जिसे धारणा का मुद्दा कहते हैं वो है, जैसा कि उन सज्जन ने भी उस दिन कहा था। सही है। तो ये धारणा है, हकीकत नहीं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह तथ्य कि एमजी और जयललिता मुख्य नेता थे। आप जानते हैं यह एक नरम सा संस्करण है, ये वह मजबूत डीएमके का मर्दाना पार्टी नहीं है। आप जानते हैं रुख थोड़ा नरम है और मुझे लगता है कि इससे इन वर्षों में DMAIADM.K को थोड़ी नरम छवि देने में मदद मिली होगी। जहां तक सामान्य रूप से महिलाओं का संबंध है, सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि हम महिलाओं के प्रति ज़्यादा दयालु हैं, इस तरह की बातें। उदाहरण के लिए हाल ही में थूथुकुड़ी में जो मामला हुआ, उस किशोरी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई और वह बन गया, उसे मीडिया में इतनी ज़्यादा तवज्जो मिली कि इसने पूरे राज्य में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर दिया कि हमारी युवा, हमारी जवान, आप जानते हैं घर की बेटी या घर की महिला सुरक्षित नहीं है जब वह घर से बाहर निकलती है। तो यही वह बयान है जिसने यहाँ सुरक्षित न होने के बारे में लोगों की कल्पना को पकड़ा है। हाँ, लेकिन ये नहीं है, ये तथ्यों के विरुद्ध जाता है। यह देश का सबसे सुरक्षित राज्य है, यही विरोधाभास है। मैं निश्चित नहीं हूं कि जब कोई चीज़ तथ्यों के विरुद्ध जाती है तो वह एक वास्तविक वोट में बदल जाती है। फिर से ठीक वैसे ही जैसे क्या विजय की भारी भीड़ वोटों में तब्दील होगी? क्या यह महिलाओं के बारे में प्रचार डीएमके के खिलाफ वोटों में तब्दील होगा, जबकि यह देश का सबसे सुरक्षित राज्य है? देखिए, अगर मैं विपक्ष हूं तो इससे मुझे इसका प्रचार करने में मदद मिलती है। हाँ, ये काम करेगा या नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि सही, आप जानते हैं यह विपक्ष के लिए एक अच्छी बात है कि वह प्रचार कर सके। सही, कोई यह नहीं कहने वाला है यह देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। सही, सरकार को सामने आकर यह कहना चाहिए। सही, लेकिन शायद लोग इस पर विश्वास भी न करें। सही है। और साथ ही अगर आप इकोनॉमी के बारे में आंकड़ों को देखें तो यह देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक है, शीर्ष 5 में, और हर कोई विभिन्न पहलुओं के बारे में शिकायत कर रहा है। तो जैसा कि आपने कहा, विपक्ष मुद्दे उठाना उनका काम है। सवाल ये है, क्या डीएमके इसका पर्याप्त रूप से मुकाबला कर रही है, खासकर सुरक्षा के मुद्दे पर? हम लोगों को दे रहे हैं। यहाँ तक कि कल जब मैं प्रचार कर रही थी, मैं आंकड़ों के बारे में बात कर रही थी। आप जानते हैं इसकी अन्य राज्यों से तुलना करते हुए और यह कहते हुए कि तमिलनाडु बहुत बेहतर कर रहा है, और यह भी कि आप जानते हैं राष्ट्रीय औसत चार्जशीट करने में, आप जानते हैं शिकायतों में, जब महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात आती है, तमिलनाडु 91% है और राष्ट्रीय औसत लगभग 70+ है। तो हम यह देखने के लिए कि न्याय हो, उस लिहाज से भी बहुत बेहतर हैं। और निश्चित रूप से जब लोग आप जानते हैं 66,000 और 32,000 47,000 के बारे में बात कर रहे हैं उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, हम बात कर रहे हैं में ये कोई बहाना नहीं है, इतनी संख्या का होना भी उचित नहीं है। लेकिन जो अपराध राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो से हैं, जो कहता है तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध, सभी तरह के अपराध 8,000 हैं, बहुत कम। लेकिन धारणा ये लगती है कि नहीं, उन्होंने बनाया है, उन्होंने उसे प्रबंधित किया है। नहीं, उन्होंने ये धारणा बनाई है। और देखिए एडप्पाडी पलानीस्वामी, जब वो पोलाची का मुद्दा हुआ तो वह अपराधियों को बचाने के लिए पूरी तरह से आगे आए। लेकिन आज तमिलनाडु में मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि जब महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो जितना जल्दी हो सके
अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अन्याय किया जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वे सरकार के खिलाफ कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है, और यही वह कहानी है जिसे वे आप जानते हैं फैला रहे हैं भाजपा और AIADMK। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है AIADMK का भाजपा के साथ गठबंधन करना। क्या यह एक सकारात्मक बात है या नकारात्मक? यदि आप कई इलेक्शन को देखें तो पूरे भारत और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों का उदय राष्ट्रीय दलों की तुलना में शानदार रहा है। आइए AIADMK और DMK को देखें, जो तमिलनाडु में दो मुख्य क्षेत्रीय दल हैं। इनका वोट प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है, और इसके विपरीत यदि आप यहाँ के राष्ट्रीय दलों को देखें तो उनका वोट पिछले कुछ वर्षों में व्यवस्थित रूप से गिरा है। तो ये क्षेत्रीय दलों का उदय है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करना, क्या ये एक अच्छी बात है या नहीं? हम यहाँ भाजपा की छवि के अन्य पहलुओं पर आएंगे जो तमिलनाडु में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं है। प्रमुख पार्टियों में से एक जिसका यहाँ सबसे ज़्यादा पतन हुआ है और ये सब जानते हैं, वह कांग्रेस है। ये विनाशकारी रहा है। आखिरकार क्या यह क्षेत्रीय पार्टी विकास सिर्फ तमिलनाडु में है? नहीं, ये पूरे देश में है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र द्वारा राज्यों का शोषण करने की कोशिश के बीच का विरोध का मतलब यह है कि क्षेत्रीय दल बढ़े हैं। जरा इसे देखिए, वे 1991 से कितना बढ़े हैं? वे तेजी से बढ़े हैं। आज के चुनावों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली घटना क्षेत्रीय दलों का उदय है। तो दोहराब, क्या यह AIADMK द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन करना एक और गलती हो सकती है? क्योंकि आप जानते हैं, एक हिंदी अब परिसीमन बिल के कारण गठबंधन करना, मेरा मतलब है जयललिता इसके पूरी तरह खिलाफ थी। हर कोई इसके खिलाफ है और अब EPS ने जाकर वास्तव में गठबंधन कर लिया है। क्या इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी को एक हिंदी समर्थक पार्टी के रूप में देखा जाता है और वे इसे जबरदस्ती थोप रहे हैं। दूसरे राज्यों में हम में से ज्यादातर लोग इसे थोड़ा निगल लेते हैं और बाद में थूक देते हैं, लेकिन तमिल 1950 के दशक से इस मुद्दे पर लगे हुए हैं। ठीक है, हमें हिंदी नहीं चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ एक पार्टी लाते हैं जहां आप जानते हैं आप हिंदी थोपते हैं। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इससे कितने वोटों का नुकसान होगा। और ये जो बिल अभी आया है जिसमें हिंदी भी है, 3 भाषा फॉर्मूला भी, आप जानते हैं यहाँ 3 भाषाएं दो, उत्तर में 2 भाषाएं। आप जानते हैं ये उस तरह का आक्रोश पैदा करता है जो एक ऐसे पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है जो अपनी भाषा पर बहुत गर्व करता है। आप किसी ऐसे राज्य में नहीं जा रहे हैं जहां भाषा नई है, लोग क्या हैं। ये एक पुरानी, हजारों साल पुरानी भाषा है, इसलिए इस भाषा पर बहुत गर्व है। और जब आप इसे किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं वे इसे बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और इससे आपको वोटों का नुकसान होना ही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बंगाली इससे भी बेहतर है या नहीं? नहीं, बंगाल ये भी एक समस्या है, लेकिन नहीं, सवाल ये है, ये मत भूलिए कि बंगाली हिंदी परिवार की भाषा है, भारतीय। ये एक अलग भाषा है, ये एक द्रविड़ भाषा है। वे सीखना नहीं चाहते। लेकिन केंद्र, राज्य, बाहरी लोगों के बारे में ये पूरी बात, हाँ, दोनों में आम है। हाँ, ये केरल में नहीं हुआ है, नहीं होता है क्योंकि ये कांग्रेस बनाम ये सही है, वामपंथ। लेकिन केंद्र बनाम राज्य का वह कारक महत्वपूर्ण है और यहाँ भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही आप जानते हैं, जबकि अब बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, मेरा मतलब है मूल रूप से पार्टियां, DMK बहुत मंदिर समर्थक पार्टी नहीं थी। आप जानते हैं वे सभी नास्तिक होने का दावा करते थे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, स्टालिन कहते हैं कि वे नास्तिक हैं। तो आप जानते हैं कि देवी देवताओं को लाना वोट जीतने के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं है। हाँ, तो क्या AIADMK का बीजेपी के साथ गठबंधन करना उसे नुकसान पहुंचाएगा? हालांकि उन्हें लोकसभा इलेक्शन में 10% वोट मिले, जो 3% से ज्यादा थे, लेकिन वे आम तौर पर लगभग 3% ही पाते हैं। तमिलनाडु में ये DMK का फायदा है और ADMK का लॉस है कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है ना। और वह 2019 में पहले ही हो गया था। जैसे 2019 में जीत का अंतर इसलिए नहीं था कि ADMK इतनी अलोकप्रिय थी, क्योंकि हम यह साबित कर सकते हैं
क्योंकि 2 साल बाद राज्य इलेक्शन में एडीएमके बीजेपी के उसी गठबंधन को 40% वोट मिले, लेकिन 2 साल पहले एमपी इलेक्शन में एडीएमके बीजेपी के उसी गठबंधन को सिर्फ 30% वोट मिले थे। बहुत बड़ा अंतर, 30 से 40। तो यह बीजेपी गठबंधन ही है जो एडीएमके की क्षेत्रीय होने की, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की साख को गढ़ता है। मेरा मतलब है, फिर से हम सर्वेक्षण करते हैं, हमारे सर्वेक्षण बहुत स्पष्ट हैं। डीएमके सकारात्मक है, कुल मिलाकर सकारात्मक। यानी क्या आप मानते हैं कि यह पार्टी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा, आपकी पहचान की रक्षा करेगा, आपकी भाषा को बनाए रखेगा? नेट पॉजिटिव है, समय के साथ शायद +30 या +40 या +50। एडीएमके माइनस है। जब से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है तब से सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक बातें हैं। जब वे बीजेपी के साथ नहीं थे तो उनकी अच्छी सकारात्मक रेटिंग थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्लस है, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों का त्याग कर रहे हैं। हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि हर बार सुश्री जयललिता ने बात की तो उन्होंने कहा मैंने एक बार गलती की, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगी, मैं उनके साथ कभी नहीं जुड़ूंगी। और जब वह यहाँ थी तो उन्होंने कभी भी कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जीएसटी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नीट स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उदय योजना, बिजली के पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया। तो वह सब जब आपके पास एक मजबूत नेता और एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी था तो आप अपनी बात पर अड़े रह सकते थे। मुख्यमंत्री बार बार बात को नया रूप देते रहते हैं। इस वाक्यांश ये तमिलनाडु और एनडीए या तमिलनाडु और दिल्ली के बीच एक इलेक्शन है का क्या मतलब है? पहले दिन से हम यही एंगल लेकर चल रहे हैं, है ना? वह हर इलेक्शन में कहते हैं ये एक सामान्य हर रैली में वह कहते हैं ये एक सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये तमिलनाडु और दिल्ली के बीच और तमिलनाडु और एनडीए या डीएमके और एनडीए के बीच एक इलेक्शन है। कुछ इसी तरह का हर, आप जानते हैं, रैली का टैगलाइन है। तो यहाँ डीएमके का मुख्य मुद्दा दिल्ली बनाम तमिलनाडु रहा है और डीएमके कह रही है कि हम तमिलनाडु हैं। और एक तो भाषा का मुद्दा था, दूसरा संसाधनों के वितरण में सभी वित्तीय एक तरह की असमानता जिसके बारे में तमिलनाडु बार बार बात करता रहा है, और वित्त का मुद्दा। और तीसरा कुछ ऐसा जो लगभग एक आप जानते हैं स्टालिन और डीएमके के लिए एक उपहार के रूप में आया है, वह है यह परिसीमन का मुद्दा, जहां वह खुद को उस व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं जो न केवल तमिलनाडु की बल्कि पूरे दक्षिण की, इन सभी दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को व्यक्त करने में सक्षम है, जो परिसीमन के माध्यम से जो हो रहा है उसके बारे में चिंतित और परेशान हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कैंपेन के आखिरी दिनों में वे इस पर, परिसीमन के इस मुद्दे पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यह कहते हुए कि हम ऐसा करने में सक्षम हैं। वह इससे 2-4 चीज़ें हासिल कर रहे हैं। एक, वह आईएडीएमके को लड़ाई से बाहर रख रहे हैं, वह इसे डीएमके बनाम बीजेपी की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं और टीवी के किसी तरह किनारे हो जाती है, क्योंकि हम ही हैं जो तमिलनाडु के हितों की देखभाल करने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि विजय इस बारे में एक तरह से बहुत चतुर रहे हैं। तो वह बीजेपी की विचारधारा पर हमला कर रहे हैं और डीएमके की, वह उनकी राजनीति पर हमला कर रहे हैं। तो वह ये बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि वह द्रविड़ विचारधारा का पालन करते हैं। यह डीएमके की राजनीति है जिसके वह खिलाफ हैं। उन्होंने डीएमके को तिया शक्ति, बुरी शक्ति कहा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वैचारिक दुश्मन है। यही कारण है कि वह उस समय बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे। ये इलेक्शन बहुत अलग दिख सकता था अगर टीवी के जो विजय की पार्टी है एआईएडीएमके के साथ आ गई होती, जिसमें बेशक तब नेतृत्व का मुद्दा बड़ा होता। अगर वे कांग्रेस के साथ आ गए होते तो शायद ये बहुत बेहतर काम करता, उनके पास थोड़ा बेहतर होता। हालांकि कांग्रेस बेशक एक मरती हुई ताकत, पार्टी जिसमें सिर्फ नेता हैं और कोई शक्ति नहीं है, पूरी तरह से मरती हुई ताकत। और इसीलिए कांग्रेस एक समय पर बहुत उत्सुक थी विजय के साथ गठबंधन करने और डीएमके को छोड़ने के लिए। ये एक तरह से काम नहीं आया, लेकिन सारी कोशिशें की गई थीं। नेता विजय के साथ मीटिंग थे, शायद उनके लिए ये बेहतर काम करता अगर उन्होंने ऐसा किया होता। बिल्कुल। आप जानते हैं कांग्रेस की वही स्थिति है जो बंगाल में है। वे लोकसभा में अधिक सीटों पर लड़ते थे, कम सीटों पर 2/3, 1/3 और 1/3, 2/3। धीरे धीरे क्या हुआ कि सब दिल्ली की ओर देखने लगे। कांग्रेस के लोग दिल्ली की ओर देखने लगे, इस जगह को नेतृत्व के बिना छोड़कर। सही। और अब वे इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
वे गैर लगभग एक अस्तित्वहीन पार्टी हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इन चुनावों में और तमिलनाडु के चुनावों में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु वास्तव में जाति के मामले में एक बहुत ही विषम राज्य है, लेकिन हर कोई बहुत हद तक सद्भाव में रहता है। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से सवर्ण जाति विरोधी, अगड़ी जाति ब्राह्मण विरोधी आंदोलन हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर धर्म और जाति थोड़ी मेल मिलाप वाली भूमिका निभाते हैं। आइए जरा तमिलनाडु में विभिन्न जातियों पर एक नज़र डालते हैं और क्या वे चुनावों में महत्वपूर्ण हैं। अगर आप तमिलनाडु की प्रमुख जातियों को देखें, वन्नियार तो एक उत्तर पश्चिम और एक उत्तर पूर्व है। वे थोड़े अलग हैं। दोनों में वन्नियार आबादी के लगभग 36-37% हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में अनुसूचित जातियां लगभग 30-29% हैं। पश्चिम में गोंडर 36% के साथ हावी हैं। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में थेवर और दक्षिण पश्चिम में नाडार भी लगभग 22% हैं। लेकिन क्या यह इस बात में झलकता है कि मतदान का पैटर्न कैसे बदलता है? जरा इस पर एक नज़र डालिए। अगर आप बड़े आंकड़ों को देखें तो तमिलनाडु में डीएमके को दलितों और मुसलमानों के बीच एक बड़ी बढ़त हासिल है। एडीएमके को अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच थोड़ी बढ़त हासिल है। यह देखिए, अगड़ी जातियां एआईएडीएमके 45% समर्थन, ये 90-10 या 70-30 नहीं है, ये 45% है। और पिछड़ी जातियां ओबीसी एआईएडीएमके के पास 48% है। दलितों अनुसूचित जातियों में द्रमुक का समर्थन 58% है और मुसलमानों में 77%। तो विभिन्न जातियों के बीच मतदान पैटर्न में थोड़ा अंतर है। तो जाति का चुनावों पर एक अंतर्निहित प्रभाव पड़ता है और इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। यदि आप तमिलनाडु को देखें तो प्रशासनिक क्षेत्रों के बजाय चुनावी क्षेत्र उनमें से अधिकांश जाति और शहरी ग्रामीण पर आधारित हैं। वास्तव में चेन्नई शहरी है और यह पूरी तरह से द्रमुक के पक्ष में जाता है। लेकिन उत्तर पश्चिम को देखिए, जो वन्नियार पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ अन्ना द्रमुक मजबूत है और वन्नियार 37% है। उत्तर पूर्व में जो एक वन्नियार क्षेत्र भी है, जहाँ वन्नियार 37% हैं, फिर भी द्रमुक उस क्षेत्र में 32 में से 26 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल करती हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियाँ 28% हैं। यदि आप दक्षिण पूर्व को देखें, जो 62% ग्रामीण है, द्रमुक वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। और दक्षिण पश्चिम में जहाँ यह मुख्य रूप से शहरी है, अन्ना द्रमुक अच्छा प्रदर्शन करती है। और वास्तव में केरल के साथ सीमा के किनारे पूरे बेल्ट में ये एक शहरी क्षेत्र है और अन्ना द्रमुक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, विशेष रूप से पश्चिम में। अन्ना द्रमुक अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि ये गोंडर और शहरी दोनों हैं। वो संयोजन उन्हें एक बड़ी बढ़त देता है। शहरी क्षेत्रों पर एक अंतिम त्वरित नज़र आप वहां पश्चिम के साथ साथ देख सकते हैं, जहां अन्ना द्रमुक अच्छा प्रदर्शन करती है। ये लगभग तमिलनाडु के शहरीकृत क्षेत्रों के समान ही क्षेत्र हैं। तो जहां पूरे तमिलनाडु में ये सभी अलग अलग जातियां हैं, वहीं एक बात आम है, इनमें से हर एक क्षेत्र में डीएमके के लिए एक सकारात्मक स्विंग है। इसमें अंतर तो है, लेकिन सब सकारात्मक हैं। और एआईएडीएमके के लिए ठीक इसका उल्टा है। इनमें से हर एक क्षेत्र में एक नकारात्मक स्विंग है। हालांकि स्विंग की डिग्री बदलती है, लेकिन यह हर क्षेत्र में नकारात्मक है और डीएमके के लिए सकारात्मक है। तमिलनाडु में या शायद पूरे देश में जाति एक रोजमर्रा का कारक है। ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं, ये कार्यस्थल में भी है। यह किसी रेस्टोरेंट में जाने पर वहां जाती है। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां तो हर दिन सुबह से लेकर रात तक सब कुछ जाती है। और चुनाव पूरी तरह से जाति आधारित होते हैं। यहां तक कि विजय के पार्टी में जहां वन्नियारों की प्रधानता है, उन्होंने एक वन्नियार को सीट दी है। जहां मुदलियारों की प्रधानता है, उन्होंने एक मुदलियार को सीट दी है। जहां देवरों की प्रधानता है, उन्होंने एक देवर को सीट दी है। वह सार्वजनिक रूप से सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन असल में यही सच्चाई है। डीएमके ने वहां की प्रमुख जाति को सीटें दी हैं। इस इलेक्शन में मेरा लक्ष्य है डीएमके को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। हाँ, शासन करने के अयोग्य डीएमके के वोट रहे हैं, वह पिछड़े समुदाय और उत्पीड़ित समुदाय सभी दोनों। मैं यह नहीं कहूंगी, आप जानते हैं कि कोई भी समुदाय या
ऊह समाज का कोई भी वर्ग पूरी तरह से वोट की ओर, ऊह विजय की ओर जा रहा है, क्योंकि ऊह, मुझे लगता है ऊह लोग समझते हैं कि आप जानते हैं ऊह वह किसी वैचारिक पृष्ठभूमि या ऊह लोगों के लिए खड़े होने के लिए मुख्य विचारधारा के साथ नहीं आते हैं, या कम से कम हम नहीं हैं, हम अब तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह क्या है। तो ऊह उमा जाति मायने रखती है, लेकिन ये इलेक्शन प्रचार में एक बड़ा मुद्दा नहीं बनती, जैसा कि आप कई अन्य राज्यों में पाते हैं। जो आपने उत्तर पश्चिम में वन्यारों के मजबूत होने के बारे में उल्लेख किया, पीएमके का एआईएडीएमके के साथ आने का कारण वे इसे एक बड़े फायदे के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन ताकतों का मिलना है। हमने ये भी उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति के बीच डीएमके का एक वोट आधार है। वन्यारों और अनुसूचित जाति के बीच राज्य में पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता है। और लेकिन एक्स फैक्टर फिर से यहाँ से आता है, क्योंकि अगर ये अनुसूचित जाति के युवा हैं या ये वन्यार युवा हैं जो वोट दे रहे हैं, वे जाति निरपेक्ष हैं, वे विजय की ओर देख रहे हैं। ये शायद एकमात्र राज्य है जहां आपको एक विजय मिलेगा जो हमेशा अपने स्क्रीन नाम के रूप में विजय का इस्तेमाल करता था, अब खुद को जोसेफ विजय कहता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस अर्थ में धर्म भी, मैं कह रही हूं कि जोसेफ विजय का धर्म तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे कोई उसका प्रशंसक हो या शायद कोई उसे वोट दे रहा हो, वे इक्शीबैचियंस। दूसरा हिस्सा दक्षिण में थेवर है, देश के दक्षिणी हिस्से में एआईएडीएमके को एक गौंडर पार्टी बनते हुए देखा गया, जिसमें ईपीएस ने टीटीवी शशिकला को पार्टी से और ओपीएस को पार्टी से बाहर कर दिया था, और उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी कमजोरी बन गई थी, भले ही उन्होंने इसे गौंडर जाति के आधार से मजबूत किया हो, और जिसे कोंगू बेल्ट, पश्चिमी बेल्ट कहा जाता है, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और वास्तव में यही एकमात्र क्षेत्र है जिसने पिछले इलेक्शन में उनके राजनीतिक भाग्य को बचाया था। ठीक है, तो अब वे संतुलन बनाने के लिए टीटीवी दिनाकरण को वापस ले आए हैं, और फिर हमारे सामने ओपीएस की आश्चर्यजनक बात है, जो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह डीएमके की तरफ चले जाते हैं। तो वह थेवर संतुलन जो वे दक्षिण में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओपीएस का अपना व्यक्तिगत कद है, वह वहां अपनी हैसियत के कारण अपने बेटे के लिए विन संसद इलेक्शन करने में सक्षम थे, और इसलिए एक तरफ ओपीएस, इस तरफ टीटीवी दिनाकरण। ये वास्तव में जटिल है, लेकिन आपने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बड़े नेताओं की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि बंगाल में हर बंगाली एक हैवी वेट होता है, यहाँ तो सुपर हैवी वेट भी है। मेरा मतलब है सितारों के सितारे। 2 बड़े गठबंधनों में कुल 26 पार्टियां हैं, तो उन सब पर जाने के बजाय हम यह करेंगे कि हम केवल उन पार्टियों को लेंगे। कृपया उन सब पर जाइए जिनके पास कम से कम 10 सीटें हैं, और बड़े लड़कों को छोड़कर उनमें से हर एक से एक व्यक्ति लेंगे। तो आइए एआईएडीएमके से शुरू करते हैं। एआईएडीएमके के प्रमुख सहयोगियों में से एक पीएमके है। पीएमके 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह एक वन्यार पार्टी है। मौजूदा अध्यक्ष हैं अंबुमणि रामदास, जो लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी सौम्या अंबुमणि धर्मपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। सो नॉट एक्वर्ड। दूसरा पार्टी बेशक भाजपा है, जो 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तिरुनेलवेली से नयनार नागेंद्रन, उन्होंने तिरुनेलवेली में 5 चुनाव लड़े, 3 जीते। वह मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वह 2017 में भाजपा में चले गए, इसीलिए वह अब भाजपा अध्यक्ष हैं। फिर हम एएमएमके पर आते हैं, जो 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो टीटी का पार्टी है। दिनकरन, जो शशिकला के भतीजे हैं और जयललिता की बदौलत राज्यसभा और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अब अच्छी बात यह है कि दोनों श्री रामदास, अंबुमणि के पिता और दिनकरन की चाची, दोनों यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके उत्तराधिकारी अच्छा प्रदर्शन न करें। इसलिए उन्होंने 7 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब बड़ी पार्टियों पर आते हैं। एआईएडीएमके 166 सीटों पर लड़ रही है। वैसे एआईएडीएमके ने महिलाओं को 20 से कम सीटें दी हैं, जैसा कि डीएमके ने भी किया है। तो कोई नहीं, इनमें से किसी को भी वास्तव में महिलाओं की पार्टियां नहीं कहा जा सकता। एडप्पाडी पलानीस्वामी, वे एडप्पाडी से चुनाव लड़े हैं, ये उसी जगह से 8वां इलेक्शन है। वे 5 जीत चुके हैं, जिनमें पिछले 3 भी शामिल हैं। पिछले वाले में उनका 40% से ज्यादा का मेजॉरिटी था।
वे मंत्री हैं। वे 2017 से 2021 तक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और 2021 से विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। श्री पी षणमुगम विल्लुपुरम से, वे राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री हैं। वे 2021 के विधानसभा चुनाव में विल्लुपुरम से हार गए। इससे पहले 2011 और 2016 में जीते थे। अब वे राज्यसभा से वापस आ गए हैं और विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तीसरे हैं श्री पी थंगामणि कुमारकोट्टम से। वे इस सीट से पिछले 3 चुनाव जीत चुके हैं। पिछला वाला वे 15% के मेजोरिटी से जीते थे और वे AIADMK की EPS सरकार में मंत्री रहे हैं, पिछले मंत्री। तो चलिए DMK के सहयोगियों के पास चलते हैं। पहले सहयोगी, फिर मुख्य पार्टियां। कांग्रेस, जैसा कि हमने बात की, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 28 सीटें, यदि एक बहुत मुश्किल नाम है, सेल्वा पेरुंधुंगई। वह श्रीपेरम्बदूर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। वह वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वह उसी राज्य से एक विधायक हैं। उन्होंने 4 चुनाव लड़े हैं, 2 जीते 2 हारे। उनका वर्तमान मेजॉरिटी सिर्फ 4% है। अंत में कैप्टन का पार्टी DMDK, उनके पास 10 सीटें हैं और उनकी पत्नी प्रेमलता विजयकांत विरुद्धाचलम से चुनाव लड़ रही हैं। वह कैप्टन की विधवा हैं और यह चुनावी राजनीति में उनका पहला प्रवेश है। अब फिर से बड़ा पार्टी DMK, AM.K, स्टालिन कोल्लाथुर से। वह 2021 से मुख्यमंत्री और 2016 से 21 तक विपक्ष के नेता रहे हैं। यह उनका 10वां इलेक्शन है। वह हारे हैं। वह और उनके कुछ सहयोगी, वे केवल 2 बार हारे हैं, 1984, 1991। वे सभी 2 बार हारे हैं। 10वां इलेक्शन। उनका वर्तमान मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 70,000 वोट, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं होना चाहिए। फिर बेशक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पकड़ OPS है, थेवर चेहरा, जो उन्हें AIADMK से मिला है। OPS 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन केवल तभी जब जयललिता मुसीबत में थीं। जब वह दूर रहती हैं तो सीट गर्म रखने के लिए वह उनके भरोसेमंद आदमी हैं। OPS बोडीनायकानुर से। जब जयललिता मुसीबत में थी तो वह 3 बार थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह EPS के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लगातार 5 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 11 बजट पेश किए हैं। उन्हें जुलाई 2022 में AIADMK से निकाल दिया गया था। वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन इस साल फरवरी में उन्होंने DMK ज्वाइन कर लिया। और मुझे लगता है कि ये DMK के लिए बहुत फायदेमंद है कि ये पार्टी में एक मजबूत थेवर चेहरा लाती है। फिर है एक लंबे समय से बने हुए सज्जन कट्टपड़ी से दुरई मुरुगन। उन्होंने 12 चुनाव लड़े हैं। वे भी केवल उन्हीं में हारे हैं, 1984 और 1991। वे पार्टी के महासचिव और एक कैबिनेट मंत्री हैं। और वे इस इलेक्शन में 87 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज चेहरा है। फिर जाहिर है श्री पी त्यागराजन, पूर्व वर्तमान में IT मंत्री, मदुरई सेंट्रल से पूर्व वित्त मंत्री। ये उनका 3रा इलेक्शन है और पिछले इलेक्शन में उनका 20% का मेजॉरिटी रहा है। और अंत में तिरुचुली से ठंगम थेनारासु, ये उनका 7वां इलेक्शन है। उन्होंने तिरुचुली से पिछले 3 जीते, आखिरी वाला 35% मेजॉरिटी से। वे 2023 से वित्त मंत्री हैं। 1 साल पहले वे उद्योग मंत्री थे। अब इससे पहले कि हम TVK पर जाएं, हम थोड़ा मनोरंजन करेंगे। DMK का प्रतीक उगता सूरज है और अब हमारे पास उगते सूरज उदयनिधि स्टालिन है। वे उगते सूरज हैं। उन्होंने चेपॉक से चुनाव लड़ा है। उनका 2रा इलेक्शन, उनके पास 50% का एक छोटा सा मार्जिन है, तो उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, वे एक फिल्म निर्माता, एक अभिनेता, एक फिल्म वितरक हैं। उन्होंने पहली बार 2008 में एक फिल्म का निर्माण किया था। और आपको क्या लगता है कि अभिनेता कौन था? विजय? हे भगवान, सच में? हाँ, तो वह और विजय मुझे लगता है अब नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन वह असल में फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी हस्ती है। और अब हम आते हैं स्वयं उस महान व्यक्ति पर, श्री विजय। वह TVK के नेता और 2024 में पार्टी के संस्थापक हैं और किसी भी अन्य पार्टी से ज़्यादा सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2 सीटों पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
वह अब स्पष्ट रूप से पर्दे के सबसे बड़े स्टार हैं। उनकी फिल्में 400 से 360 करोड़ कमा रही हैं और उनकी एक फिल्म है जिसका नाम बहुत विनम्रता से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स रखा गया है, तो वह ठीक ठाक ही कर रहे हैं। उन्होंने 2024 में टीवी के बनाने का फैसला किया। वह भारी भीड़ खींचते हैं, खास तौर पर युवाओं के बीच, और हमें 4 मई को पता चलेगा कि यह काम कर गया है या नहीं। पहले वह कैप्टन के साथ काम किया करते थे और उन्हें इलैया थलापति के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है छोटा कमांडर। अब जब कैप्टन नहीं रहे तो वह थलापति है, और बस यही है। बहुत दिलच। तो कुछ हद तक पहले आप कह रहे थे कि आपको किसी से सीखना पड़ता है, तो उन्हें कैप्टन ने सिखाया है? उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, वे कप्तान से प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों में कप्तान के साथ काम किया। हाँ, राजनीति में नहीं। हाँ, ओह ठीक है। उन्होंने फिल्मों में कप्तान के साथ काम किया तो था। दिलचस्प। वाह, काफी सारे दिग्गज। हाँ, ठीक है। अब आखिरकार आगे इस पर बढ़ते हैं कि ये इलेक्शन किस ओर जा रहा है, इसके संकेतक क्या हैं। सबसे पहले तो ये स्विंग के लिहाज से सीटों का एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। डीएमके के खिलाफ 3% का एक छोटा सा स्विंग और वे इस इलेक्शन को लूज सकते हैं। यह इतना संवेदनशील है। दूसरे संकेतक क्या हैं? उनमें से एक उपचुनाव है। जरा देखिए कि डीएमके उपचुनावों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 3 उपचुनाव हुए हैं और उनमें डीएमके के पक्ष में झुकाव +14% रहा है और इन 3 उपचुनावों में एडीएमके के खिलाफ झुकाव -10% रहा है। यह एआईएडीएमके के लिए थोड़ा चिंताजनक संकेतक होगा। एआईएडीएमके के लिए दूसरा चिंताजनक कारक स्थानीय निकाय चुनाव है। डीएमके ने 2022 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सचमुच एक तरफा जीत हासिल की थी। उन्हें नगर निगम में लगभग 5 गुना ज्यादा, नगर पालिका में 3 से 4 गुना ज्यादा और नगर पंचायतों में एआईएडीएमके बीजेपी के संयुक्त से लगभग 3 गुना ज्यादा मिला। तो ये एक और संकेत है जिससे डीएमके खुश होगी और जिससे एआईएडीएमके चिंतित हो सकती है। लेकिन ये 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल में चीजें बदल ही जाती हैं। अंत में हाल के लोकसभा चुनावों के संकेतकों के बारे में क्या, जरा उस पर एक नजर डालिए। एआईएडीएमके में वास्तव में तेजी से गिरावट आई और बीजेपी तेजी से उभरती है। लेकिन पहले डीएमके, ये 45 से बढ़कर लगभग 47 हो गया। एआईएडीएमके 33 से गिरकर 23 पर आ गई। 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच यह 10% की गिरावट है। भाजपा 2.6 से बढ़कर 11.3 हो गई। यह भी एक बहुत बड़ा सुधार है और पीएम के लगभग 4% पर कमोबेश स्थिर रही। फिर से डीएमके और भाजपा के लिए थोड़ी सकारात्मक खबर है। दोनों लोकसभा इलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तमिलनाडु के मतदाताओं का व्यवहार विज्ञान लोकसभा और विधानसभा के मामले में अलग है। तो विधानसभा का नैरेटिव और शासकों के संबंध में अंतर्निहित धारा के बारे में चुनावों से कुछ महीने पहले ही पता चलेगा। हम शुरू से ही बहुत स्पष्ट थे कि यह द्रविड़ प्रमुख दलों एआईएडीएमके बनाम डीएमके के बीच है। लेकिन चूंकि एक नवागंतुक को अपनी जगह बनानी होती है तो उसे शासक को चुनौती देनी पड़ती है। तो टीवी के मिस्टर विजय ने खुद को डीएमके के विकल्प के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसमें डीएमके का मानना था कि इससे उन्हें सत्ता विरोधी वोट को अपने पक्ष में करने में मदद मिल सकती है ताकि हम विन न करें। लेकिन राजनीतिक क्लाइमेट और गतिशीलता वास्तव में तेजी से बदल गई। अब यह द्रविड़ प्रमुख दलों के बीच है। जमीनी हकीकत यही है। अंत में ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? ये रहे। ये कई ओपिनियन पोल को एक साथ लेकर बनाया गया पोल का एक पोल है। याद रखें, मेजॉरिटी 118 है। पोल का पोल कह रहा है कि डीएमके गठबंधन को 143 मिलेंगी। ये आधे के आंकड़े से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी के साथ एआईएडीएमके को 82 मिलेंगी। टीवी के जो विजय का पार्टी है उसे 8 मिलेंगी और अन्य को 1। तो 143, 82, 8 और 1 जो डीएमके के लिए एक स्पष्ट जीत दिखा रहा है। लेकिन तमिलनाडु में पोल कितने सटीक होते हैं? वास्तव में वे बहुत सटीक होते हैं। इन वर्षों में सटीकता दर 90%। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु में सर्वेक्षणों में उत्तरदाता आपको सच बताते हैं और 90% एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है ना? बहुत अच्छा, उत्कृष्ट स्ट्राइक रेट। बंगाल भी लगभग वैसा ही है मुझे लगता है। ओह, बंगाल में सब ईमानदार हैं।
हंसो मत। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? पता है वो जो आपने उन स्थानीय चुनावों के बारे में कहा, हाँ पता है ये आपको दूसरे चुनाव लड़ने के लिए एक बुनियादी ढांचा देता है। अगर आप स्थानीय क्षेत्रों में जीते, सही, ये बस आपको स्थानीय रूप से ज्यादा दबदबा देता है। तो जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो आप अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। इस बीच ऐसा लगता है कि चीजें डीएमके की ओर झुक रही हैं, लेकिन अब विजय आते हैं। लेकिन पोल कहते हैं कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई घटनाओं पर पोल अक्सर बहुत सटीक नहीं होते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर ये डीएमके की ओर झुक रहा है? तो इस कैंपेन के शुरुआती चरण में असल में एडीएमके की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही थी। आपने उनको विमर्श में बिल्कुल भी नहीं सुना। वे लगभग इलेक्शन में थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह टीवी के बनाम डीएमके की लड़ाई है। जो आपने 3% के स्विंग के बारे में बताया, वह वास्तव में डीएमके को मुश्किल में डाल सकता है। डीएमके को यह एहसास है कि विजय के आने से कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत बहुत कम हो सकता है, और यही एक कारण है कि 26 पार्टी का गठबंधन आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, और इसलिए आप सबको एक साथ जोड़ रहे हैं ताकि वे कुछ हजार वोट भी, भले ही एक डीएमडी के आपको किसी विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल लगभग 2000, 3000, 4000 वोट ही दिलाए, निर्णायक हो सकते हैं। हाँ, वह निर्णायक हो सकता है। और यही कारण है कि डीएमके ने 26 पार्टियों का इतना बड़ा गठबंधन बनाया है। सही। तो कौन जीत रहा है? तो एक दिलचस्प सीधा सवाल, विजय के बारे में एक दिलचस्प बात जो मैंने कहीं पढ़ी थी, वो यह थी कि जब उनके पिता उन्हें स्कूल में भर्ती कराने गए तो उन्होंने कोई जात या धर्म नहीं लिखाया और बस इतना कहा कि वह एक तमिलियन है। तो इसीलिए विजय कभी अपनी फिल्मों में भी वह हमेशा विजय थे, और जोसेफ विजय नहीं जो वह अब बन गए हैं जब से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जब उन्होंने यह घोषणा की कि वह इस इलेक्शन में अकेले उतरने जा रहे हैं, तो ये घोषणा एक इफ्तार पार्टी में की गई थी। तो विजय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक तरह से कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई ज़मीनी संगठन नहीं है, फिर भी वह इस इलेक्शन में एक्स फैक्टर हैं। सही, अमेजिंग। असल में खैर, उन्होंने इसे एक कैंपेन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो यह आदमी जोसेफ विजय है, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। उन्होंने जो कुछ भी किया है विजय के खिलाफ उनके निजी जीवन की कुछ घटनाओं के संदर्भ में इस्तेमाल करने की कोशिश की, वह सब उल्टा पड़ता हुआ दिखा। और यही एक कारण है कि दोनों पार्टियां बड़े पैमाने पर उनका उल्लेख करने से बचती हैं। वे अभी भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमने कनिमोजी से बात की और उन्होंने कहा यह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, हम इसे अभी भी दो तरफा मुकाबला ही मानते हैं। तो कौन जीत रहा है दोराब? आप जानते हैं या आप इसे सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं? नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं। समझ गया। लेकिन चुनाव सर्वेक्षण आमतौर पर सही होते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे। तो ऐसा ही लग रहा है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जोश खत्म हो गया है जब से जयललिता गई। मुझे लगता है कि एआईएडीएमके का जोश खत्म हो गया है और वे उसी करिश्मे वाले नेता की जगह नहीं ले पाए हैं। आप जानते हैं, ये मत भूलिए कि एआईएडीएमके 40 से 50 साल से करिश्मे के दम पर ही चल रही है। पहले एमजीआर और जयललिता, तो वे एक करिश्मा आधारित पार्टी हैं। ये एक ठोस तमिल वर्चस्व वाला पार्टी डीएमके है, तो उनके पास कोई सुपरस्टार नहीं है, लगभग कोई नहीं। तो वो हो सकता। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जटिल है। यहाँ प्रमुख मुद्दों का एक ग्राफिक है। पहला, सत्ता विरोधी लहर, वो डीएमके के खिलाफ जाता है। दूसरा, महिला सुरक्षा एक कथित मुद्दा है, हालांकि वास्तविकता में आंकड़े बताते हैं कि यह महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुरक्षित राज्य है। लेकिन इस इलेक्शन में वह कितना महत्वपूर्ण होगा, और वह डीएमके के खिलाफ जा सकता है। क्षेत्रीय दलों का उदय महत्वपूर्ण है, और यह एक गलती हो सकती है जो एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके की है। राष्ट्रीय दल घट रहे हैं और क्षेत्रीय दल बढ़ रहे हैं। फिर जाहिर है यह अमेजिंग नया कारक है सुपरस्टार विजय। भारी भीड़, क्या यह वोटों में बदलेगी और क्या यह सत्ता विरोधी वोट में सेंध लगाएगी? इससे डीएमके को बहुत मदद मिल सकती है। संकेतक, उपचुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और चुनाव सर्वेक्षण डीएमके की ओर इशारा करते हैं।
और अंत में जाहिर है इस इलेक्शन के अंतिम चरण में परिसीमन एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। तो दो राव, ये 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप यही कह रहे हैं? सब कुछ निर्भर करता है, हमें पता चल जाएगा। सब कुछ निर्भर करता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जटिल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि हमने कुछ मुद्दों को कुछ हद तक स्पष्ट कर दिया है। आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। काउंटडाउन देखने के लिए धन्यवाद।